सिल्वा एक माइंड कंट्रोल का मेथड है जो कि माइंड को कंट्रोल करके अपनी जिंदगी अपनी दुनिया कैसे बेहतर कर सकते। जो लोग पहले इस दुनिया से जा चुके हैं हाल में बरज़ख में पहुंच सकता है। कोई फरिश्तों को देखना चाहे उनकी फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करके उनकी वर्ड में वो ट्यूनिंग हो सकती है। कोई जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा करना चाहे वो भी कर सकता है। कोई अल्लाह का दीदार करना चाहे ये भी हो सकता है। इसकी 3 सेट्स ऑफ एक्सरसाइज है। क्या हर सिल्वा ग्रेजुएट दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है और दूसरों के घरों में झांक सकता है? रिमोट व्यूइंग सिखाई जाती है कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जो इंसान बैठा हुआ है वो इस वक्त किस तरह के रूम में बैठा है, किस कलर के कपड़े पहन के बैठा है, वो किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी किस मॉडल का है। आपने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो तो ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक से आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। इतना आसान है कि आप पानी पियो और बैठे बैठे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए। इसको हम रिलेट करें अगेन स्पिरिचुअलिटी से, पानी दम करके पीते हैं, हमारे अंदर शिफा आ जाती है। तो कहते हैं कि मेंटल स्क्रीन टेक्निक से ना आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं। ये टेक्निक आखिर है क्या? हेड से थोड़ा सा सामने और थोड़ा सा ऊपर इस जगह पे एक मेंटल स्क्रीन बनती है। उस स्क्रीन के ऊपर रिश्ते में दूरियां आ जाएं तो सिल्वा टेक्निक से वो दूरियां भी खत्म की जा सकती हैं। वो टेक्निक कैसे काम करती है? हस्बैंड या वाइफ कोई एक उस रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है सिल्वर टेक्निक से, तो वो क्या करता है, जो लाइफ पार्टनर है तो पैगाम पहुंच जाता है उसके अंदर। उसको नहीं पता कि उसके अपने अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है कि वो आपसे रिलेशन अच्छा करे। सिल्वा के थ्रू आप अपनी बीमारियों का इलाज घर बैठे ही मुफ्त में कर सकते हैं। क्या सच में ऐसा होता है? कहते हैं कि एक इंसान मेंटल स्क्रीन टेक्निक से अपने सारे इश्यूज घर बैठे रिजॉल्व कर सकता है। यहाँ तक कि सिल्वा की टेक्निक्स के थ्रू अपनी तीसरी आंख भी खोल सकता है। और ये भी कहा जाता है कि सिल्वा के ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक से अगर कोई इंसान अपनी कोई भी ख्वाहिश पूरी करना चाहे तो घर बैठे वो ख्वाहिश भी पूरी हो सकती है। ये तमाम टेक्निक्स क्या हैं और किस तरह से काम करती हैं, ये सब कुछ हमें बताया है माइंड पावर आर्टिस्ट सूफी अवैसी साहब ने। सिल्वा माइंड कंट्रोल काम कैसे करता है और इसके पीछे की साइकोलॉजी क्या है? सिल्वा एक माइंड कंट्रोल का मेथड है जो कि इंट्रोड्यूस कराया था होजे सिल्वा ने। अमेरिकन नेशनल थे, 1960s में उन्होंने इसको कमर्शलाइज़ किया था। माइंड कंट्रोल की बहुत ज़्यादा एप्लीकेशंस बताई थी कि हम माइंड को कंट्रोल करके क्या क्या कर सकते हैं, अपनी ज़िंदगी अपनी दुनिया अपनी लाइफ कैसे बेहतर कर सकते हैं। ओके। इसको हम कहते हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल। इट इज़ अ टाइप ऑफ माइंड कंट्रोल। माइंड कंट्रोल के और भी मेथड्स इस दुनिया में हैं या पहले रहे हैं, डिफरेंट कल्चर्स में, डिफरेंट रिलीजन्स में रहे हैं। क्रिश्चियनिटी का अपना एक माइंड कंट्रोल सिस्टम है, हिंदुइज़्म बुद्धिज़्म में अपना है, चाइनीज़ का अपना सिस्टम है। लेकिन ये तमाम सिस्टम्स जो हैं ये इनकी रीच कम है। ये फोकस करते हैं, टारगेट करते हैं सिर्फ इनर पीस हासिल करने तक। अच्छा। यानी कि माइंड कंट्रोल करके इनर पीस, हैप्पीनेस कैसे हासिल की जाए, ये सिर्फ यहाँ तक लिमिटेड है। ऑन दी अदर हैंड एक सूफीज़म में माइंड कंट्रोल का प्रोसेस है, एक बहुत बड़ा मेथड है, मॉड्यूल है। सूफीज़म की जो माइंड कंट्रोल है उसकी रीच बहुत ज़्यादा है। वो माइंड कंट्रोल को फोकस करते हैं कि माइंड कंट्रोल से कैसे आपने अपनी स्पिरिचुअल अपलिफ्ट करनी है, कैसे आपने मेडिटेशन करनी है, कैसे आपने रब की मार्फत तक पहुंचना है। लेकिन सूफीज़म के माइंड कंट्रोल को इतनी ज़्यादा उसकी रीच होने के बावजूद उसको रिस्ट्रिक्ट किया जाता है सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए। उसको ये रिकमेंड नहीं किया जाता कि आपने अपने इस माइंड कंट्रोल की कैपेबिलिटीज से कोई अब दुनियावी फ़ायदा हासिल करना है या अपनी दुनिया को बेहतर करना है। सही। जबकि जो सिल्वा माइंड कंट्रोल है ये प्योरली आपको माइंड कंट्रोल की एप्लीकेशंस देता है कि आपने अपनी लाइफ को कैसे बेहतर करना है, अपनी हैबिट्स, अपने आप को कैसे इम्प्रूव करना है, अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अपनी मैनिफेस्टेशन कैसे करनी है। जो सिल्वा का माइंड कंट्रोल मेथड है जो होजे सिल्वा ने बताया था, इसकी जो एक्सरसाइजेज है ना, इसकी 3 सेट्स ऑफ एक्सरसाइज है, 3 ग्रुप्स हैं। अगर मैं उनको डिफ्रेंशिएट करूं, सबसे पहला ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज जो है वो आपको ये सिखाता है कि आपने अल्फा स्टेट ऑफ माइंड कैसे हासिल करनी है, ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर करनी है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में आपने आना है जहाँ से सिल्वा की तमाम टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं। ओके। तो पहले तो ये टेक्निक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होगी कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाना कैसे है, रहना कैसे है, प्रैक्टिस कैसे करनी है, और अगर क्विक इंस्टेंट अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करनी हो तो वो कैसे करनी है, थ्रू दी 1 2 3 टेक्निक्स। ओके। जो दूसरा इसका ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, वो आपको ये बताता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाने के बाद आपने अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैसे करनी है, अपनी हैबिट्स कैसे चेंज करनी है, अपनी सिचुएशंस को कैसे इंप्रूव करना है, अपनी डिज़ायर्ड सिचुएशन यानी फ्यूचर को मैनिफेस्टेशन कैसे करना है। ये सेकंड सेट ऑफ एक्सरसाइजेज है जिसमें मेंटल स्क्रीन आ जाती है, विजुअलाइजेशन आ जाती है, डिफरेंट टेक्निक्स आ जाती हैं सारी की सारी। और थर्ड इसकी जो ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज है ना, वो डील करती हैं थोड़े से हायर लेवल से। अगर मैं उसको रिलेट करूँ स्पिरिचुअलिटी से या 4 डायमेंशन से, 4 डायमेंशन इज़ द अप्रोप्रिएट वर्ड, कि 4 डायमेंशन में आपने कैसे जाना है, 4 डायमेंशन में आपने
फोर्थ डायमेंशन का क्रिएटर कैसे बनना है। क्रिएटर कैसे बनना है? जी। ओके। जिस तरह अल्लाह ताला हमारे क्रिएटर हैं, खालिक हैं, इसी तरह हम अल्लाह ताला के छोटे क्रिएटर हैं। इस दुनिया में भी तो इंसान जी, बहुत कुछ बना रहा है ना, तो ये भी एक क्रिएटर की बिल्कुल। फॉर्म होगी। ठीक। फोर्थ डायमेंशन में आपने कैसे क्रिएटर बनना है कि आपने फोर्थ डायमेंशन में जाने के बाद हाँ। डिफरेंट काम अपने कैसे सर अंजाम देने हैं। इट इज़ लाइक ये ज़ाहिरी दुनिया एक मैनिफेस्टेशन है, एक रिप्रेजेंटेशन है या एक हार्डवेयर है। फोर्थ डायमेंशन इसका सॉफ्टवेयर है। उस सॉफ्टवेयर में जाके आप अपनी इस्तात के मुताबिक चेंजेस कर सकते हैं जो कि रियल लाइफ में अप्लाई होती हैं। फॉर एग्जांपल किसी की हीलिंग करनी है, सिचुएशन चेंज करनी है, आपने टेलीपैथी करनी है, डिफरेंट काम किए जाते हैं फोर्थ डायमेंशन में। तो थर्ड ग्रुप ऑफ एक्सरसाइजेज आपको सिखाता है कि आपने फोर्थ डायमेंशन का क्रिएटर कैसे बनना है। उसमें फोर्थ डायमेंशन के आपका उसमें रहना, उसमें काम करना, और उसमें साथ इसी में मैं लिंक कर दूंगा जो कुछ एक्सरसाइजेज उसकी इंट्यूशन या थर्ड आई ओपनिंग के लिए होती हैं, वो भी मैं इसी सेट ऑफ एक्सरसाइजेज में लिंक करता हूँ। तो ये 3 सेट ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं सिल्वा माइंड कंट्रोल के मेथड में, जो यूनिवर्सली सिखाई जाती हैं। और इनका सीखने का प्रोसेस या सिखाने का प्रोसेस, ट्रेनिंग मॉड्यूल ये होता है जो आइडियल होता है, वो ये होता है कि इट इज़ अ 2 days वर्कशॉप और 3 days और 1 week वर्कशॉप, जिसमें ट्रेनर आपको कुछ एक्सरसाइजेज गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू करवाता है। वो आपको एडमिनिस्टर करता है, आपको वो करवाता है एक्सरसाइजेज कि आप इस सेल्फा स्टेट में जाएं, ये काम करें, इस तरीके से करें, और फिर आपको होमवर्क दिया जाता है कि इसको आपने करते रहना है, अपनी लाइफ पे यूज़ करना है, और इस तरीके से इनको लाइफ में अप्लाई करके चेंजेस करनी है। ठीक। अलबत्ता अब इसके डिफरेंट मॉड्यूल्स और भी आ रहे हैं। इंस्टेड ऑफ अ 2 days वर्कशॉप, ये लोगों की सहूलत के लिए इट कैन बी ऑनलाइन, इट कैन बी एक्सटेंडेड ओवर अ पीरियड ऑफ 1 month और 2 months। इस तरह के मॉड्यूल्स भी आजकल हैं और वो इफ़ेक्टिवली काम करते हैं। ठीक है, डिपेंडिंग अपॉन के अगले बंदे की सिचुएशन क्या है। जी। ठीक हो गया। अच्छा सर, अब मुझे ये बताएं कि ये माइंड जिसमें इतनी ताकत है, ये है क्या चीज़, और क्या हम अपने दिमाग को माइंड कह सकते हैं? दिमाग इज़ अ डिफरेंट थिंग, ब्रेन इज़ अ दोनों डिफरेंट अलग थिंग। चीज़ें हैं, माइंड एंड ब्रेन। ब्रेन इज़ नॉट माइंड। ब्रेन इज़ नॉट माइंड। जी। ओके। इसके ऊपर साइंस में भी काफ़ी इस पे गुफ्तगू की गई है। कोई गुफ्तगू ये कहती है, साइंस की रिसर्च की बात कर रहा हूँ अब मैं, किसी ने कहा कि जी ब्रेन एक ऑर्गन है, उसके थॉट प्रोसेस को हम माइंड कह सकते हैं। किसी ने कहा कि माइंड जो है इसका ताल्लुक हमारे बिहेवियर से रिलेटेड है, जैसा साइकोलॉजी में कहते हैं, साइकोलॉजी द स्टडी ऑफ माइंड एंड बिहेवियर। फिर किसी ने साइंस की रिसर्चेस की बात करें, किसी ने यहाँ तक कहा कि जो माइंड है ना, इट इज़ द एसेंस ऑफ बीइंग लाइफ, बीइंग ह्यूमन, यानी हमारा जो होना है, हमारा जो वजूद है, दैट इज़ माइंड। किसी ने उसको इससे लिंक किया। और किसी ने, साइंटिस्ट ने, माइंड साइंसेस के राइटर्स ने, एक्सपर्ट ने, कुछ ने तो यहाँ तक भी कहा कि माइंड एक ऐसी चीज़ है जिसको हम शायद एग्जैक्टली जान ही ना पाएँ कि क्या चीज़ है। अच्छा, इतना कॉम्प्लेक्स। बट ये एक कॉमन बात है जो सब एग्री करते हैं कि माइंड एंड ब्रेन आर डिफरेंट थिंग्स। अब मुझसे पूछे, मैं आपको इसका जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, सूफिज्म का कॉन्सेप्ट है, वो बताता हूँ। वो ये है कि वी आर माइंड, बिलीव इन दिस बॉडी। ठीक है, जब हम इस बॉडी के थ्रू रिएक्ट करते हैं तो दिस इज कॉन्शियस माइंड। जब हम इस बॉडी से डिटैच होके एक्ट करते हैं तो दैट इज सबकॉन्शियस माइंड, जैसा कि मेडिटेशन या ड्रीम हो गया। वी आर माइंड, और इसमें इतनी कैपेबिलिटीज़ हैं कि हम इससे मेरिकल्स कर सकते हैं, हम इससे अपनी लाइफ बेहतर बना सकते हैं, हम इससे स्पिरिचुअलिटी गेन कर सकते हैं। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह का एक शेर है, अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी, मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। ये शेर एग्जैक्टली माइंड की कैपेबिलिटीज़ को डिफाइन करता है। माइंड इज़ मन, माइंड ही से माइंड साइंसेज है, माइंड ही से स्पिरिचुअलिटी है। अच्छा। अपने मन में डूब के पा जा सुराग़े ज़िंदगी के माइंड को एक्सप्लोर करो, सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अपने माइंड, अपने नफ्स को पहचानो, जैसा कि हदीस मुबारक है, जिसने अपने नफ्स को पहचाना उसने अपने रब को पहचाना। तो अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह फरमा रहे हैं कि ये जो माइंड है ना, इसमें बहुत सी कीमती ज़िंदगी का राज हिडन है। फिर नेक्स्ट मिसरे में वो 2 चीज़ों की निशानदेही कर रहे हैं जो माइंड ट्रेनिंग से हासिल हो सकती हैं। नंबर 1 कि मेरा नहीं बनता ना बन अपना तो बन। अपना तो बन का मतलब है कि अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें, अपने लिए दुनिया को मुसख्खर करें, दुनिया फ़तह कर लें, अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएं। अच्छा, अमेजिंग। लेकिन अगर किसी का इंटरेस्ट दुनिया की तरफ है तो वो ये चीज़ हासिल कर ले, और इसी माइंड की ट्रेनिंग से अगर कोई दूसरी तरफ जाना चाहे तो वो अल्लाह का बन सकता है, यानी कि मार्फत के मुकाम तक जा सकता है। सर, क्या सिल्वा का सारा इन्हिसार अल्फा स्टेट पे है, और अल्फा स्टेट इतनी ज़रूरी क्यों है? अल्फा स्टेट इसलिए ज़रूरी है कि
इट इज़ अ ट्रांसमिशन फ्रीक्वेंसी, हम्म, एक ऐसी फ्रीक्वेंसी जिस पे एक्शंस होते हैं, जिसमें क्रिएशन होती है। छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूँ, हम सब ये अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं। हम कभी रिलैक्स अपने ख्यालों में खोए, अब किसी को याद कर रहे होते हैं, तो अचानक उसकी तरफ से कोई पैगाम आ जाता है, उसकी कॉल आ जाती है, मैसेज आ जाता है। यस 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 यस। ऐसा इसलिए होता है कि उस वक्त हम एक ऐसी जहनी कैफियत में होते हैं, अपने ख्यालों में खोए, एक फोकस थॉट, और वो भी रिलैक्स माइंड स्टेट के साथ, जिसमें हमारे ब्रेन की फ्रीक्वेंसी लोअर होती है, हमारी सोचें यकजा होती हैं। इसको हम कहते हैं अल्फा स्टेट ऑफ माइंड। ओके। ऐसा नहीं होता कि हम कभी गुस्से से किसी के बारे में सोचें, उसकी कॉल आ जाए, ऐसा कभी भी नहीं होता, क्योंकि गुस्से में हमारी ब्रेन की फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती है, इसको हम बीटा कह लेते हैं, या उससे भी हायर फ्रीक्वेंसीज होती हैं। जबकि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ब्रेन की फ्रीक्वेंसीज ऐसी लोअर होती हैं जिसमें एक जगह से दूसरी जगह बर्न थ्रू किया जा सकता है, ट्रांसमिट किया जा सकता है, टेलीपैथी की जा सकती है, क्रिएशन की जा सकती है, इंट्यूशन की जा सकती है, हीलिंग की जा सकती है। दिस इज़ द बेसिस ऑफ सिल्वा माइंड कंट्रोल। अच्छा, जब तक मतलब आप अल्फा स्टेट में नहीं जाएंगे, आप कोई भी चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते या अपना मैसेज नहीं पहुंचा सकते। यानी कि सिल्वा माइंड कंट्रोल जो एक मेथड है, ट्रेनिंग मॉड्यूल है, जी। उसके जितने काम है वो कुछ भी नहीं कर सकेंगे आप। ओके, अल्फा स्टेट ज़रूरी है इसीलिए। जी। ठीक हो गया। अच्छा, रूहानी दुनिया और फोर्थ डायमेंशन में कोई फ़र्क है या दोनों एक ही चीज़ है? फिलोसफिकल मानों में बात करें तो एक ही चीज़ है। फोर डायमेंशन माइंड साइंसेस का वर्ड है, माइंड साइंसेस की इस्तिलाह है, जी। जबकि रूहानी दुनिया स्पिरिचुअलिटी या सूफिज़्म की इस्तिलाह है। जो फोर डायमेंशन है माइंड साइंसेस की टर्म, वो इसको फॉर एनीथिंग बियॉन्ड थ्री डायमेंशंस इज़ द फोर डायमेंशन, जिसमें वो कुछ काम करना सिखाते हैं। फोर डायमेंशन जो माइंड साइंसेस डिफाइन करती है, उसकी रीच कम है, यानी कि उसे बहुत लिमिटेड काम सिखाए जाते हैं या बताए जाते हैं, एक्सप्लोर किए हैं, अभी तक एक्सप्लोर किए गए हैं। जबकि जिसको हम रूहानी दुनिया कहते हैं, इसकी है तो ये फोर डायमेंशन ही, लेकिन ये इसकी रीच बहुत ज़्यादा है। जो स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट है, असल में रूहानी दुनिया बहुत बड़ी दुनिया है, इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं, डिफरेंट टाइम एंड स्पेसेस हैं। जैसे हम एक रेडियो की फ्रीक्वेंसी ट्यून करते हैं, तो जहाँ कुछ सिग्नल आते हैं वहाँ पे हम रुक जाते हैं। जी जी जी। इसी तरह बियॉन्ड दिस डायमेंशन, थ्री डायमेंशंस, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में अगर कोई साहिब मराकबा हो जो रूहानी दुनिया में जानता हो, हाँ। तो वो अपने आप को मराकबा करके इसी तरह रेडियो फ्रीक्वेंसीज़ की तरह अपने आप को ट्यून करता है। अच्छा। वो ट्यून करते करते जो लोग पहले इस दुनिया से जा चुके हैं, आलम बरज़ख में पहुंच सकता है, उनसे मुलाकात कर सकता है। कोई फरिश्तों को देखना चाहे, उनकी भी देख फ्रीक्वेंसी पे सकते हैं। ट्यून करके उनकी वर्ड में वो ट्यूनिंग हो सकती है। वाह, माशाल्लाह। कोई जन्नत दोज़ख का मुशाहिदा करना चाहे, अल्लाह के हुक्म से, अल्लाह की इजाज़त से, वो भी कर सकता है। हाँ, कोई अल्लाह का दीदार करना चाहे, ये भी हो सकता है। माशाल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है। सर, क्या सिल्वा का कोर्स करने से वाकई ज़िंदगी बदलती है? ये हकीकत है या सिर्फ एक इश्तिहार ही है कि आओ कोर्स करो, पैसे बटोरो? मुझसे पूछें तो मैं कहता हूँ कि सिल्वा कोर्स या कोई भी कोर्स करने से ज़िंदगी नहीं बदलती, नहीं बदलती? बल्कि सिल्वा कोर्स में जो सिखाया जाता है उसको कंटिन्यूसली अपनी लाइफ पे अप्लाई करें तो ज़िंदगी बदलेगी। कोर्स करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। ठीक, मतलब जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं करेंगे आपकी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आएगा। यानी कि सिल्वा माइंड कंट्रोल से आपको एक मास्टर की दे दी गई कि हर ताला इससे खुलेगा। अब आपने जाके आके ताला तो खोलना है ना, खुद से तो नहीं खुलेंगे। अच्छा, कोई ऐसा बंदा है जिसने सिल्वा का कोर्स किया हो और उसको बिल्कुल फ़ायदा ना हुआ और उसकी किन गलतियों की वजह से नहीं होता उसको फ़ायदा? ऐसे बहुत से लोग होते हैं। मुझसे पूछें तो जो लोग सिल्वा माइंड कंट्रोल कोर्सेज करते हैं या NLP या हिप्नोसिस करते हैं, माइंड साइंसेस सीखते हैं, उसमें से 10% ऐसे लोग होते हैं जो एक मीडियम लेवल का फ़ायदा उठाते हैं, और 1 to 2% होते हैं जो उससे वैसा फ़ायदा उठाते हैं जैसा इश्तिहार में क्लेम किया जाता है। अच्छा। यानी उनकी थर्ड आई ओपन हो गई, वो सब कुछ देख सकते हैं, वो रिमोट व्यूइंग कर सकते हैं, किसी के जहन की बात जान सकते हैं, किसी को दूर बैठे 1 मिनट में हीलिंग कर सकते हैं। 1% 2% होते हैं। अब बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको कोई फ़ायदा नहीं होता कोर्स करने का। उसकी रीज़न है, कुछ रीज़न्स हैं। नंबर 1 रीज़न कि इस कोर्स से अगर किसी की एक्सपेक्टेशन गलत है, जैसा हमने अभी बात की, कोर्स करने से ज़िंदगी नहीं बदलेगी। उसको आप लाइफ में अप्लाई करेंगे, आगे चल के कंटिन्यूसली अप्लाई करेंगे तो ज़िंदगी बदलेगी। ठीक है। तो जिसने कोर्स कर लिया उसके बाद भूल गया, उसको लाइफ में अप्लाई नहीं किया, हाँ, तो क्या फ़ायदा? उसकी ज़िंदगी नहीं बदलेगी। नहीं बदलेगी, बिल्कुल। फिर ये कि परेशान हाल लोग जो हैं, हाँ हाँ। उनको सिल्वा माइंड कंट्रोल कोई फ़ायदा नहीं देता। अच्छा, जो हर वक्त परेशान रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोचो विचार में होते हैं। वजह ये कि हमने अभी डिस्कस किया, सिल्वा माइंड कंट्रोल बेस करता है अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में।
ठीक है, जो परेशान हाल लोग हैं ना, वो तो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल ही नहीं कर सकेंगे और सिल्वा कोर्स पेड वर्जन्स हाईली पेड फ़ी दे के भी फ़ायदा नहीं उठा सकेंगे। तो मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि पहले वो लोग जो परेशान हाल हैं ना, जो गमज़दा हैं, जो तकलीफ़ में हैं, वो पहले सेल्फ़ हेल्प टेक्निक्स के ज़रिए अपने आप को इमोशनली स्टेबल करें, अपने आप को साइकोलॉजिकली रेजिलिएंट करें, अपने आप को जो माइनस पे गए हुए हैं माइनस से ज़ीरो पे या कम से कम ज़ीरो या 1 पे लेकर आएँ। फिर आप सिल्वा माइंड कंट्रोल या माइंड साइंस की कोई भी टेक्निक सीखें तो फिर आपको फ़ायदा देगी। एक और वजह ये हो सकती है कि वो लोग जिनके जहन में जल्दी होती है कि हम जल्दी से कुछ चीज़ हासिल कर लें ज़िंदगी में। सही। मिसाल के तौर पर कहीं ऐड पे लिखा है कि सिल्वा मेथड से अपनी मनपसंद मुस्तकबिल हासिल करें। अब इनके जहन में बड़ी जल्दी है, मुझे जल्दी जल्दी वो मुस्तकबिल मिल जाए। कि किसी ने इश्तिहार पढ़ा कि सिल्वा माइंड कंट्रोल से दुनिया काबू कर लें। अब किसी इंसान के जहन में बड़ी जल्दी है कि जी मैं दुनिया काबू कर लूँ, 1 हफ्ते में, 1 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 साल में, 3 महीने में। अब ये जल्दी वाला काम नहीं होता। जिसके अंदर जल्दी है ना, वो अगेन वो वाली अल्फा स्टेट हासिल नहीं कर पाएगा। जिसके अंदर लालच है, जिसके अंदर जल्दी है, वो ये चीज़ें नहीं सीख पाएगा। ना वो स्पिरिचुअलिटी सीख सकता है, ना वो मेडिटेशन सीख सकता है, ना माइंड साइंसेस, ना सिल्वा माइंड कंट्रोल। तो जिसने ये सीखना है वो अपने आप को इन चीज़ों से पाक करके आगे आए और ये अंडरस्टैंड करे कि कंटिन्यूसली रेगुलरली इन चीज़ों को अप्लाई करने से ग्रेजुअली आपके अंदर सलाहियतें आती हैं और आप वो चीज़ें अट्रैक्ट कर पाते हैं जो सिल्वा माइंड कंट्रोल का खासा है। ठीक है, मतलब इसके लिए आपको सब्र चाहिए, बहुत ज़रूरी है सब्र। सब्र तो एक तरह से हमारे माशरे में जिस तरह हम सब्र का वर्ड यूज़ करते हैं वो थोड़ा सा एक नेगेटिव मानों में आ जाता है कि जैसे किसी मुश्किल वक्त पे सब्र करना है। यहाँ हम इसको सब्र का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, मैं कहूँगा रिलैक्स रह के तहम्मुल के साथ ये कोर्स करें। ओके, तहम्मुल। रिलैक्स रह के कोर्स करें, आगे चल के फ़ायदे होते चले जाएंगे। जल्दी कुछ नहीं होती। ठीक हो गया। अच्छा, सिल्वा की 3 फिंगर टेक्निक कब इस्तेमाल की जाती है और इसके फ़ायदे क्या क्या होते हैं? 3 फिंगर टेक्निक ये इस्तेमाल की जाती है इंस्टेंट माइंड रिलैक्सेशन के लिए, इंस्टेंट इमोशनल मैनेजमेंट के लिए। मतलब अगर आप परेशान हो तब 3 फिंगर टेक्निक अप्लाई कर लो। नहीं, ज़्यादा अच्छी एग्जांपल होगी कि आप अपने ऑफिस वर्क में हैं, वर्क प्लेस पे हैं, किसी भी जगह पर हैं। कोई ऐसी बात हुई है कि आपका एकदम मूड ऑफ हो गया, आपको एकदम गुस्सा आना शुरू हो गया, एकदम आप स्ट्रेस आउट हो गए, कोई काम आया ज़्यादा। अब इसको सिखाया कैसे जाता है? अब ये साथ साथ आपके व्यूअर्स साथ साथ इसको सुनते जाएं और सिल्वा कोर्स करते चले जाएं। कि सबसे पहले सिखाया जाता है कि अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल कैसे करनी है। ये एक डीप रिलैक्सेशन, एक थोड़ी सी लेंथी एक्सरसाइज होती है जिसमें आहिस्ता आहिस्ता आपको माइंड बॉडी रिलैक्सेशन करवा के मेंटल के पीस लेवल्स पे लेके जाया जाता है, डीपर लेवल पे, जहाँ एक रिलैक्स्ड पुरस्कून कैफियत में होते हैं। थ्रू एक गाइडेड मेडिटेशन आपको एडमिनिस्टर किया जाता है। जैसे गाइडेड मेडिटेशन होती है, किसी को हम रिलैक्सेशन करवाते हैं, किसी को रिलैक्स करवा के अल्फा स्टेट ऑफ यानी कि कोर्स के पार्टिसिपेंट्स को एक ट्रेनर गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू रिलैक्स करा के अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाता है और ये प्रैक्टिस की जाती है बार बार। अब ये जो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड जब इंसान हासिल कर लेता है ना, फिर नेक्स्ट उसको एक्सरसाइज कराई जाती है कि अब आपने क्या करना है कि ये जो खूबसूरत कैफियत है ना, जहाँ आप इमोशनली इंटेलिजेंट हैं, जहाँ आप साइकोलॉजिकली स्टेबल हैं, आप पुरसुकून हैं, आपके अंदर क्रिएटिविटी है, आप बहुत रिलैक्स्ड हैं, बहुत अच्छी कैफियत में हैं, इस अब साथ एफर्मेशंस की जाती हैं। अल्फा स्टेट ऑलरेडी है, कैफियत आपने हासिल की हुई है, अब आपको एफर्मेशंस के थ्रू ये प्रैक्टिस करवाई जाती है कि आप ये 3 फिंगर टेक्निक है कि जब आप ऐसे अपने 3 फिंगर्स को कंबाइन करेंगे, टच करेंगे, तो आप एकदम उस रिलैक्स स्टेट में आ जाएंगे। ये चीज़ इसको वो किया जाता है, प्रोग्राम किया जाता है आपके अंदर थ्रू एफर्मेशंस। ये कोई भी इंसान खुद भी कर सकता है, पुरसुकून जहनी जिस्मानी कैफियत हासिल करे, उसके बाद वो अपने अंदर ये एफर्मेशंस करे, अपने आप को मुखातिब करके बार बार रिपीट करे कि अब मैं अपनी लाइफ में जब भी अपनी 3 फिंगर्स को मैं इस तरह टच करूँगा, कंबाइन करूँगा, तो यही कैफियत मुझे हासिल हो जाएगी, चाहे मैं जितने भी डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हूँ। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये हिप्नोसिस होता है एक तरह का। एफर्मेशन या हिप्नोसिस का प्रोसेस होता है कि ये अल्फाज आप बार बार रिपीट करते हैं, ठीक है, तो हिप्नोसिस हो जाता है। तो एक्चुअल लाइफ में फिर जब आप यूं करेंगे तो वो चीज़ फ़ौरन हासिल हो जाएगी। इसको हिप्नोसिस की ज़ुबान में एंकर कहते हैं कि आपने ये एंकर यूज़ किया, इस एंकर को प्रोग्राम कर दिया कि जब भी आप यूं करेंगे रिलैक्स हो जाएंगे। अच्छा, ओके। इसकी एक डिफरेंट एप्लीकेशन क्या हो सकती है? सूफीज़म की बात कर लें, बजाय आप 3 फिंगर टेक्निक के आप इसको वर्ड्स के साथ एसोसिएट कर लें। कैसे? मिसाल के तौर पर आप इससे ये फ़ायदा उठा सकते हैं कि जैसे ही आप नमाज के लिए अल्लाह अकबर करें तो आपके जहन से सारी सोचें निकल जाएं और आप फोकस्ड हो के अल्लाह को मुखातिब करके नमाज़ पढ़ें खूबसूरत कैफियत के साथ।
तो वो उसको ऐसे करके लिंक कर ले, 3 फिंगर ऐसे थी ना, हाँ। अब वो कहे कि जैसे ही मैं नमाज के लिए जब ऐसे करके अल्लाह अकबर हाथ उठाऊंगा और दिल में या ज़ुबान से सोच से अल्लाह अकबर बोलूँगा, हाँ, तो हाँ। एकदम मुझे यही वाली कैफियत हासिल हो जाएगी अच्छा। और जिसके बाद मुझे नमाज की बातनी लज़्ज़त महसूस होगी। ओह वाओ, अमेजिंग, बहुत अच्छी टेक्निक बताई है। अच्छा, कहते हैं कि मेंटल स्क्रीन टेक्निक से ना आपके सारे मसाइल हल हो जाते हैं, ये टेक्निक आखिर है क्या? मेंटल स्क्रीन एक कैनवस है असल में। हम्म। मेंटल स्क्रीन का कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम कोई चीज़ नेचुरली अपने जहन में सोचते हैं ना, साइंस कहती है कि हमारा जहन तस्वीरी शक्ल में सोचता है। हम्म। ठीक है, जब भी हम कुछ सोचते हैं तो उसकी एक तस्वीर बनती है। बिल्कुल। मिसाल के तौर पर अगर आप सोचें, आपने किसी जगह विजिट किया हो खूबसूरत जगह पे, आप हाँ। उसका तस्वर करें, हाँ। तो वो तस्वीर नेचुरली कहाँ बन रही होती है। अगर मैं उसको वर्ड्स में एक्सप्लेन करूँ ना, तो जब इंसान उस चीज़ में खोया हुआ होता है, फ्रंट हेड से थोड़ा सा सामने और थोड़ा सा ऊपर, इस जगह पे एक मेंटल स्क्रीन बनती है। ओके। आप किसी चीज़ को सोच के देखें, तस्वर करके, इसी जगह पे हाँ, बन रही होती ऐसे है। सोच रहे होते हैं। ठीक हाँ, है, दिस इज़ द नेचुरल पोजीशन ऑफ आवर विजुअलाइजेशन। ओके। सामने लेट से 4-5 फुट के फासले पे 20 डिग्रीज आप, ये नेचुरल पोजीशन है हमारी विजुअलाइजेशन की। ठीक है। तो सिल्वा मेथड में ये इसको इंटेंशनली सिखाया जाता है कि आप एक मेंटल स्क्रीन अपने सामने ऐसे एक इमेजिनरी विजुअल एक स्क्रीन बना लें, विजुअलाइजेशन स्क्रीन, और उस स्क्रीन के ऊपर फिर कुछ एक्शंस किए जाते हैं जिनसे सिचुएशन चेंज की जाती है। उसको कहते हैं, लेट से उसको हम कहते हैं, एक तो सिंपल विजुअलाइजेशन हो गई। विजुअलाइजेशन का मतलब है कि पहले आप एक फ्रेम देखें। फॉर एग्जांपल आपकी लाइफ में कुछ डिस्टर्बेंस है, ठीक है, एनीथिंग, आप एक फ्रेम बनाएं, एक ब्लू कलर की फ्रेम बनाएं, उसमें अपने आप को एक प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में देखें, या जिस तरह वो आपके ऊपर इफेक्ट कर रही है, कोई ना कुछ की तस्वीर आपके जहन में बनेगी। वो तस्वीर एक ब्लू फ्रेम में आ गई। अब आपने क्या करना है, ये आपकी ब्लू कलर इंडिकेट कर रहा है आपकी करंट सिचुएशन को। ओके। अब अपने लेफ्ट साइड पे एक वाइट फ्रेम खुद अपनी तखय्युल से बना लेनी है, ठीक है। और उसमें अपनी डिज़ायर्ड सिचुएशन या डिज़ायर्ड पोजीशन जो है वो आपने उसमें तस्वर करनी है, उसको विजुलाइज करना है, आपने उसको देखना है। अच्छा। यानी ब्लू करंट है, वाइट डिज़ायर्ड है। ओके। ये एक्सरसाइज बार बार रिपीट की जाती है। इसका पर्पज़ ये होता है, इससे हासिल ये होता है कि आपका जहन एक तरह से मैनिफेस्टेशन करना शुरू कर देता है कि ये करंट सिचुएशन मुझे नहीं चाहिए, मुझे ये चाहिए। हाँ। और जब आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को कन्विंस कर लेते हैं ना, काम लगा देते हैं कि मुझे ये सिचुएशन चाहिए, तो फिर वो सिचुएशन अचीव करने में आपकी हेल्प करता है। हाँ, दिमाग बिल्कुल प्रोग्राम हो जाता है ना उस जी, तरह तो से। इस तरह ये टेक्निक मेंटल स्क्रीन जो है आपको फ़ायदा देती है। अच्छा, मतलब आप किसी भी बुरी सिचुएशन में आप डिज़ायर्ड सिचुएशन बनाएं और आप वैसे सोचना शुरू कर देंगे। सोचना शुरू नहीं करेंगे, पहली तो बात विजुलाइज करेंगे। विजुअलाइज करने के बाद सोचना हाँ, शुरू कर देंगे और वैसे इम्प्लीमेंटेशन यकीन और फेथ के साथ। विजुलाइजेशन और फैंटेसी में एक छोटा सा फ़र्क है। अच्छा। हम सब लोग फैंटेसाइज करते हैं। जब हम अपनी किसी फैंटेसी को सोच रहे होते हैं तो ऐसे ही हम चीज़ें देख रहे होते हैं, तखय्युल में, तसव्वुर में। जी जी। लेकिन उसमें ना एक हमारे अंदर बिलीफ होता है, वो फैंटेसी को देखते हुए या विजुलाइज करते हुए, कि हमें पता होता है कि ये नहीं हो ये सकता। नहीं हो सकता, फैंटेसी है। उसमें अफसाना। नेगेटिव इमोशंस होते हैं, या उसमें हसरत की फीलिंग होती है कि काश ऐसा हो जाए। हाँ। तो हसरत या ना होने वाली बिलीफ जो है वो क्या करेगा, अगर आप उसको बार बार करेंगे तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ये इंश्योर करेगा कि आप कभी ना हासिल कर सकें। आप अपनी नेगेटिव प्रोग्रामिंग कर रहे हैं। इसी फैंटेसी को अगर आप सिर्फ फेथ और यकीन के साथ सेम चीज़ उसमें इन्वॉल्व होकर विजुलाइज करें तो ये मैनिफेस्टेशन की एक टेक्निक बन जाती है। तो सिर्फ सोचना नहीं है, विजुलाइज करना है, इन्वॉल्व होना है फेथ यकीन के साथ, और इसको बार बार करना है, बार तो ही फ़ायदा होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक दफ़ा आपने ये एक्सरसाइज की और ज़िंदगी बदल गई, ऐसा नहीं होगा। ठीक हो गया। सर, कहते हैं कि सिल्वा के ड्रीम कंट्रोल एक्सरसाइज के ज़रिए से आप अपनी ही मर्ज़ी के ख्वाब देख सकते हैं, क्या ये रियलिटी है? यस, ये दुरुस्त है, ऐसा हो सकता है। हाँ। ऐसा हो सकता है कि आप अपनी मर्ज़ी के ड्रीम देखें। इसका फ़ायदा कहाँ इस्तेमाल किया जा सकता है, वो ऐसे इस्तेमाल किया जा सकता है कि आप अपने माइंड को ये ट्रेन करें कि फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिसर्चर है, रिसर्च कर रहा है, उसको किसी क्वेश्चन का आंसर नहीं मिल रहा, ठीक है, वो ये अपने माइंड को इस तरह ट्रेन करे कि मुझे ड्रीम में इस बात का आंसर मिल जाए, तो किसी ना किसी तरह उस ड्रीम में उसको आंसर मिल जाएगा। या वो या कोई ख्वाब में आके उसको बता देगा, या वो देखेगा मैं ख्वाब में कोई फ़लाँ बुक पढ़ रहा हूँ, उसमें आंसर होगा, या वो वैसे ही उठेगा तो खुद ही ख्वाब के बाद उसको सोने के बाद जहन में आ जाएगा। ये हो सकता है। कोई कह सकता है कि जी मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, इसका सलूशन मैं कहाँ से लेकर आऊँ। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई चाहता है कि वो अपनी अर्निंग ज़्यादा करे, फाइनेंशियल
मैनेजमेंट हर इंसान को चाहिए, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी चाहिए, ज़्यादा बेशक। पैसे कमाना चाहता है। बेशक। अब कोई शख्स अपने आप को ये ट्रेन कर सकता है, अपने माइंड को, कि मुझे ऐसे ड्रीम में मुझे ये पता चल जाए कि मैं कौन से स्टेप्स लूँ, कौन से एक्शंस लूँ, कौन सी डिसीजन मेकिंग करूँ, कौन सी फील्ड चुनूँ जिससे मेरे पास ज़्यादा पैसा, ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा फाइनेंशियल एबंडेंस मेरे पास आएगी। तो ये चीज़ की जा सकती है। अच्छा। अब ये की कैसे जाती है? अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, अफर्मेशंस, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल की, ख़ुद को मुखातिब किया, अपने सबकॉन्शियस माइंड को सोच के ज़रिए अपने आप को बार बार ये 10, 15, 20, 21 दफ़ा ये बात दोहराई कि मुझे इस प्रॉब्लम का सलूशन चाहिए और मैं चाहता हूँ ये सलूशन मेरे ड्रीम में आ जाए, मुझे पता चल जाए। अच्छा, ओके। तो इस तरीके से माइंड ट्रेन होता है, वो ड्रीम में आपको किसी ना किसी तरीके से वो सलूशन दिखा देता है। ठीक है। सर, अगर किसी इंसान में बुरी आदत है और वो चाहता हो कि वो उसको तब्दील कर दे, लेकिन एक्ट नहीं कर पा रहा वो उस पे, तो सिल्वा में इसकी कोई टेक्निक है कि वो उस टेक्निक को अप्लाई करे और वो बुरी आदतें झट से ख़त्म हो जाए? 2 प्रोसेस छोटे छोटे, थीम सेम है। अल्फा स्टेट ऑफ माइंड, फिर मेंटल स्क्रीन आ गई। एक अपने आप को आपने विजुलाइज़ किया उस बुरी आदत में, आप स्मोकिंग कर रहे हैं। एक आपने आपको एक नॉन स्मोकिंग एक अच्छी सिचुएशन में विजुलाइज़ किया। इस विजुलाइजेशन को थोड़ा सा उसमें इन्वॉल्व रह के उसमें रहना पड़ता है, उस कैफियत में, उस कैफियत में रहना पड़ता है, उसमें इन्वॉल्व होके उसमें रहना पड़ता है, तो ही ये एक्टिव होती है, बार बार करनी पड़ती है। दूसरा तरीका जो मैंने अभी अफर्मेशंस वाला बताया, आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड हासिल करें, अपने आप को अफर्मेशंस दें कि अब से मुझे सिगरेट की तलब नहीं होगी और अब से मेरी स्मोकिंग आहिस्ता आहिस्ता छूट जाएगी। अफर्मेशंस को रिपीट करते हैं बार बार, आपके अंदर प्रोग्रामिंग हो जाती है, ना आपकी बॉडी को ज़रूरत पड़ती है उसकी, ना आपके माइंड को ज़रूरत पड़ती है फिर। अच्छा। तो सिगरेट, स्मोकिंग या कोई बैड हैबिट आपसे छूट सकती है। ओके, दैट्स रियली अमेजिंग। सर, कहते हैं कि अगर किसी रिश्ते में दूरियां आ जाएं तो सिल्वा टेक्निक से वो दूरियां भी ख़त्म की जा सकती हैं। वो टेक्निक कैसे काम करती है? ये टेक्निक ऐसे काम करती है, अगेन 2 मेथड। एक तो ब्लू स्क्रीन एंड वाइट फ्रेम, ब्लू फ्रेम एंड वाइट फ्रेम विजुलाइज करेंगे। सेकेंडली इसमें एक मेथड किया जाता है कि आप किसी को जिससे फॉर एग्जांपल कपल रिलेशनशिप है, हस्बैंड वाइफ का रिलेशन डिस्टर्ब है और हस्बैंड या वाइफ कोई एक उस रिलेशन को इम्प्रूव करना चाहता है सिल्वर टेक्निक से, तो वो क्या करता है कि वो अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में जाता है, मेंटल स्क्रीन पे जाता है, अपने आप को और अपने लाइफ पार्टनर को उसमें सामने बैठा हुआ देखता है, उस सिचुएशन में अपने आप को एसोसिएटेड व्यू में ले जाता है, इन्वॉल्व होता है उस सिचुएशन में और अपने शरीक हयात को मुखातिब करके उससे गुफ्तगू करता है, उससे बातचीत करता है। पहले तो उससे एक्सक्यूज़ करता है, सॉरी करता है कि जो मेरी शख्सियत की खामियां हैं, आई विल इम्प्रूव माई सेल्फ और हम एक अच्छा रिश्ता चला सकते हैं एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस। इस तरह की उससे गुफ्तगू की जाती है, उसको ये यकीन दिलाया जाता है कि हम ऐसा कर सकते हैं और हम एक अच्छा रिश्ता चला सकते हैं। तो इस तरीके से चूँकि आप अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में ये काम कर रहे हैं, तो आपके जो लाइफ पार्टनर है उसके सबकॉन्शियस माइंड से आप बात कर रहे हैं। जब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड से बात करते हैं तो पैगाम पहुंच जाता है उसके अंदर और उसके अंदर आपकी तरफ से अच्छी फीलिंग आ रही होती है। उसको ये नहीं पता कि आपने एक्सरसाइज की है, उसको नहीं पता कि आप उसके अपने अंदर ये तब्दीली क्यों आ रही है कि वो आपसे रिलेशन अच्छा करे, बट ये उसकी इनर फीलिंग के तौर पे उसके अंदर आती है और वो आपसे अपना रिलेशन अच्छा कर सकता है। लेकिन आपने सिर्फ ये एक्सरसाइज नहीं करनी, आपने सिर्फ एक्सरसाइज में अपने लाइफ पार्टनर से एक्सक्यूज़ नहीं करना, फिज़िकली भी एक्सक्यूज़ करें, अपने ईगो बर्डन्स को आप क्रॉस करें, ईगो बैरियर्स को क्रॉस करें और आप फिज़िकली भी अपने ताल्लुकात अच्छे करें। अगर हम ज़ाहरी तौर पर किसी से अपने रिलेशन इंप्रूव करना सीख जाएं तो हमें सिल्वा मेथड की ज़रूरत नहीं है, बट सिल्वा मेथड कैन बी एक्ट एज अ बूस्टर का काम करता है। बिल्कुल। अच्छा, इसी चीज़ का मैं आपको एक दूसरा कॉन्सेप्ट दूँ, सूफीज़म कॉन्सेप्ट, स्पिरिचुअलिटी कॉन्सेप्ट। जी श्योर। आपने किसी शख्स की गुड बुक्स में आना है, आप चाहते हैं कि वो शख्स आपके बारे में अच्छा सोचे, तो आपने क्या करना है, एनर्जी ट्रांसफरेंस करनी है। अच्छा, वो कैसे? एनर्जी ट्रांसफरेंस दुआ की शक्ल में भी हो सकती है, आप उसके लिए बहुत ज़्यादा दुआ करें। अच्छा, किसी के लिए दुआ करने से उसका रवैया बदल सकता है? यस, आप सदके दिल से दुआ करें और जैसे दुआ करने का हक है तो, और आप इसको कहते हैं गायबाना दुआ, किसी अपने मुसलमान भाई के बारे में गायबाना दुआ कि उसको नहीं बता रहे कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं, ऐसी दुआ कबूल भी ज़्यादा होती है। और चूंकि आप उसको एक दुआ दे रहे हैं कि इनडायरेक्ट उसको एनर्जी भेज रहे हैं, तो अगेन उसके कॉन्शियस को नहीं पता, उसके सबकॉन्शियस माइंड को पता है, कुदरती तौर पर, गैर इरादी तौर पर उसका रवैया आपसे अच्छा हो जाता है। एनर्जी की एक फॉर्म दुआ हो गई, एक हो गई किसी की तरफ से आप नफली इबादत करें। अच्छा। किसी की तरफ से आप, उसकी तरफ से आप इस्तग़फ़ार करें, उसकी तरफ से आप सलात तस्बीह पढ़ें। और जैसे हम इसाले सवाब करते हैं, जो लोग दुनिया से चले गए हैं, जिंदा लोगों को भी इसाले सवाब किया जा सकता है, वो करें, तो इनडायरेक्टली उस शख्स का बिहेवियर आपकी तरफ अच्छा हो जाएगा। अमेजिंग, रियली इंटरेस्टिंग।
अगर कोई इंसान किसी मुश्किल सिचुएशन में हो तो सिल्वा की 3 सीन्स टेक्निक अप्लाई करके वो उस मुश्किल से निकल सकता है। तो हमें ये टेक्निक बताएंगे आप कि ये टेक्निक काम कैसे करती है? जी बिल्कुल। जो हमने पहले मैनिफेस्टेशन की टेक्निक पढ़ी थी ना, मेंटल स्क्रीन पे अभी हमने बात की थी, ब्लू फ्रेम एंड वाइट फ्रेम। जी। अब ये 3 फ्रेम्स हो जाएंगे, ये उसकी थोड़ी सी एडवांस वर्जन है। इसमें एक फ्रेम होगी आपकी करंट सिचुएशन की, जिसमें अपने आप को आप प्रॉब्लम वाली सिचुएशन में देखते हैं। ओके। इसमें सेकंड फ्रेम आ जाती है जो उसके लेफ्ट पे आती है, लेफ्ट का ताल्लुक थोड़ा फ्यूचर से होता है, उसको लिंक किया जाता है। दूसरी फ्रेम लेफ्ट साइड पे आ गई, उसमें आप वो प्रोसेस देखते हैं कि कैसे अपनी इस प्रॉब्लम से आप निकलेंगे। और उसके बाद एक थर्ड फ्रेम आती है जिसमें आप अपने डिज़ायर्ड अपनी सिचुएशन को देखते हैं। मिसाल ले लेते हैं, कोई फाइनेंशियली ग्रो करना चाहता है, ठीक है, वो राइट साइड पहली फ्रेम आ गई जिसमें वो फाइनेंशियली अच्छा नहीं है, वो माली तंगी का शिकार है और वो परेशान है, अपसेट है, उसकी ज़रूरियात पूरी नहीं हो रही, वो इस तरीके में अपने आप को देख रहा है। ओके। जो एंड वाली लेफ्ट मोस्ट है उसमें वो अपने डिज़ायर्ड गोल को देखेगा कि जी मेरे पास अच्छा पैसा है, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर है, मुझे फाइनेंशियल एबंडेंस है, अब मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है पैसा खर्च करते हुए, वो डिज़ायर्ड हो गया। सेंटर वाली स्क्रीन है प्रोसेस की, यहाँ वो अपने आप को उस प्रोसेस में देखेगा कि मैं नए इनिशिएटिव्स ले रहा हूँ, नई कोई इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, कोई नया स्किल बेस्ड काम कर रहा हूँ, आहिस्ता आहिस्ता इस तरीके से मेरे पास इन ज़राए के ज़रिए मेरे पास पैसा आ रहा है, फाइनेंशियल एबंडेंस आ रही है, नई अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं। इसका मकसद ये होता है कि अपने आप को, अपने माइंड को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को ये ट्रेन करना कि मुझे इस डिफ़िकल्ट सिचुएशन से इस प्रोसेस के थ्रू गुजार के इस स्टेज पर लेकर आओ। और जब ये बार बार किया जाता है तो आपके अंदर प्रोग्राम हो जाता है, फिर आपका सबकॉन्शियस माइंड ऑटोमेटिकली आपके अंदर आइडियाज़ क्रिएट करता रहता है, आपके सामने अपॉर्चुनिटीज़ लाता रहता है, आपकी डिसीजन मेकिंग में आसानी होती रहती है कि अब ये रास्ता चुनें, ये स्टेप लें, ये इन्वेस्टमेंट करें, ये नया काम करें। इससे आपके पास फाइनेंशियल एबंडेंस आएगी और फाइनली आप उस स्टेज तक पहुंच जाते हैं। इसमें की फीचर क्या है? उसको बार बार करना और ये रियलाइज़ करना कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन कर रहे हैं कि लाइफ में असल में ऐसा हो। और फिर जब आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको क्लू दे रहा हो लाइफ में कि ये नया काम करो, ये इन्वेस्टमेंट करो, फलां काम करो, तो आप वो फिर करें भी प्रैक्टिकली, हुस्न तदबीर भी करें। सिल्वा की ट्रेनिंग से तीसरी आंख कैसे खुलती है और क्या ये हमेशा के लिए खुल जाती है? तीसरी आंख सिल्वा से ऐसे खुलती है कि सिल्वा को, जैसे मैंने अभी बयान किया था कि सिल्वा कोर्स करवाया कैसे जाता है, गाइडेड मेडिटेशन के थ्रू एडमिनिस्टर किया जाता है। फॉर एग्जांपल कि इसकी क्या अफर्मेशंस, किस तरह की वो गाइडेड ऑडियो या गाइडेड मेडिटेशन होगी कि एक ट्रेनर जो है किसी को सिल्वा कोर्स करवा रहा है, थर्ड आई के लिए एक्सरसाइज करवा रहा है, अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में लेके जाएगा उसको, वहाँ से उसको अफर्मेशंस दी जाएंगी कि अब से आपकी थर्ड आई जो है अब ओपन हो रही है, यू कैन सी बियॉन्ड विजुअल, एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शंस आपकी आहिस्ता आहिस्ता एक्टिव हो रही हैं, आप फलां चीज़ देख सकते हैं, जो वो चीज़ें जो ज़ाहिरी तौर पर सामने नहीं आई उनको जान सकते हैं। इस तरह की अफर्मेशंस वर्ड्स चेंज के साथ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस के ज़रिए उसके अंदर प्रोग्राम की जाती है। सिंपल वर्ड्स में बात करूँ तो हिप्नोसिस टेक्निक, सही, अपने अंदर आप प्रोग्राम कर, कोई खुद भी कर सकता है कि जी अब से मेरी थर्ड आई ओपन हो जाएगी, मेरी थर्ड आई ओपन होने के लिए जो मेरे अंदर चेंजेस चाहिए वो मेरा सबकॉन्शियस माइंड मुझे गाइड करता रहेगा। मैं वो, अगर कोई मेरी आदत हैं ऐसी जो इसके रास्ते में रुकावट हैं वो ख़त्म हो जाएंगी, अगर कोई मेरे बिलीफ्स ऐसे हैं जो इसके रास्ते में रुकावट हैं वो बिलीफ्स मेरे चेंज हो जाएंगे, मेरी प्रैक्टिसेस चेंज हो जाएंगी, मैं हमेशा अल्फा स्टेट ऑफ माइंड में रहा करूँगा, क्लीन हार्ट क्लीन माइंड के साथ रहा करूँगा, और मेरी आहिस्ता आहिस्ता मेरी थर्ड आई ओपन होगी, मुझे ये चीज़ें हासिल हो जाएंगी। तो यानी कि इसका बेसिक कैसे हासिल होती है? प्रोग्रामिंग के ज़रिए हासिल होती है। या तो ट्रेनर प्रोग्राम कर देगा उसके अंदर, या इंसान खुद प्रोग्राम कर सकता है। ठीक है। लेकिन ये सब सिल्वा करने वालों सब की थर्ड आई ओपन नहीं होती सबकी जी। इसकी परसेंटेज कम होती है, अगेन 1 to 2% होती है। अगर हम वेस्टर्न वर्ल्ड की बात कर लें, किसी और कल्चर की बात कर लें, वहाँ पर ये परसेंटेज ज़्यादा होगी। अच्छा, हमारे यहाँ ये परसेंटेज कम होगी। ऐसा क्यों? इसकी रीज़न ये है कि हमारे बहुत ज़्यादा लिमिटिंग बिलीफ्स हैं। मैं अपने माशरे की बात कर रहा हूँ, इंडो पाक सिनेरियो की बात कर रहा हूँ। हमारी जैसे तरबियत होती है ना, अनफॉर्चुनेटली हमें बहुत कुछ नेगेटिव सिखाया जाता है। हमें तो सिखाया ही ना से जाता है, ये आप काम नहीं कर सकोगे, ये आपने नहीं करना। बिल्कुल, ठीक है। तो हमारे अंदर बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स होते हैं कि ये काम नहीं हो सकेगा। यही वजह है कि हम दुआएं तो बहुत करते हैं, हमें अपनी दुआओं पे भी यकीन नहीं है। हाँ, सही बात है। मुझे एक वाक़या याद आ गया, एक हिकायत याद आ गई है। थोड़ा सा ऑफ दी टॉपिक हम जा रहे हैं कि एक हिकायत है, एक वाक़या है कि एक किसी जगह एक मस्जिद थी मुसलमानों की, और उसके सामने एक वो था, शराब खाना था एक। ओके, ठीक है। अब जो मुसलमान थे ना, वो हर नमाज में दुआ करते थे कि ये
जो है ना शराब खाना, ये तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए, यहाँ से ख़त्म हो जाए, और ये हमारी मस्जिद के बिल्कुल सामने है, हमारा इन्वायरमेंट ख़राब कर रहा है। हाँ। तो फिर क्या हुआ, कुछ करना ऐसा हुआ कुछ अरसे के बाद ना, वो उनके शराब खाने में कोई इलेक्ट्रिकल सर्किटिंग हुई और वो जल के राख हो गया। ओके, ठीक। ठीक है, अब कोर्ट में केस गया, जो शराब खाने वाले थे हाँ। वो अपना केस ये लड़ रहे थे कि जी इनकी दुआओं की वजह से जो है हमारा शराब खाना जल गया है, ओके। और मुसलमान जो है वो ये डिफेंसिव अपनी लॉजिक लेकर आ रहे थे कि जी हमारी दुआओं से नहीं जला। अच्छा, हमारे गाँव से नहीं जला? यानी मुसलमानों को खुद अपनी अपने दुआओं पे गाँव यकीन नहीं था, उनको था। ओह माय गॉड। तो हमारे यहाँ बहुत से लिमिटिंग बिलीफ्स हैं यस, ट्रू। कि ये नहीं हो सकेगा, हमारे अंदर फियर्स होते हैं, तो हमारे लोग बहुत कम ये चीज़ें हासिल कर पाते हैं। अगर ये अपने फियर्स हम ख़त्म कर लें, लिमिटिंग बिलीफ्स हम अपने ख़त्म कर लें, तो हम बहुत कुछ सिल्वा से सीख सकते हैं। आपने कहा कि 1 to 2% लोग पाकिस्तान में अपनी थर्ड आई खोल सकते हैं सिल्वा के थ्रू। उनके दरमियान और जो नहीं खोल सकते, उनके दरमियान क्या डिफरेंस होता है? एक डिफरेंस तो मैंने ये बिलीफ सिस्टम का बता दिया, फियर्स का। उनमें बिलीफ सिस्टम उनका ठीक होगा, उनके अंदर लिमिटिंग बिलीफ नहीं है, उनके अंदर फोबियाज फियर्स नहीं है। सेकंड, वो क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड वाले हैं। ठीक है, ठीक। क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड जो है ना, ये इटसेल्फ इंट्यूशन और थर्ड आई के लिए ये काफ़ी है। हमें कोई कोर्स करने की ज़रूरत नहीं है, कोई स्पिरिचुअल ट्रेनिंग लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम अपने ओवर थिंकिंग ख़त्म कर दें, अपनी पुरसुकून रहा करें और अपना सीना साफ़ रखें, इसमें कोई किसी के ख़िलाफ़ हसद, किसी के ख़िलाफ़ कोई सोच, कोई कीना, गुस्सा, बहुत सीना साफ़ रखें और अपना जहन साफ़ रखें, तो ये किसी किस्म की इंट्यूशन, किसी लेवल की इंट्यूशन के लिए ये चीज़ काफ़ी है। दूसरा डिफरेंस ये आ गया, जो क्लीन हार्ट और क्लीन माइंड वाले होते हैं, जिनके अंदर लालच नहीं होती, जिनके अंदर जल्दी नहीं होती, वो चीज़ें सीख पाते हैं। क्या हर सिल्वा ग्रेजुएट दूसरों का दिमाग पढ़ सकता है और दूसरों के घरों में झांक सकता है? सिल्वा कोर्स में ये सिखाया जाता है, रिमोट व्यूइंग सिखाई जाती है। ठीक है, रिमोट व्यूइंग कि मैं इस वक्त लाहौर में हूँ, मैंने इस्लामाबाद में देखना है कि इस वक्त फ़लाँ किसी शख्स को मैंने एनालाइज करना है। इसको यूज़ किया जाता है किसी को फ़ायदा पहुँचाने के लिए। लेट्स से किसी का अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, किसी की हीलिंग करनी है, तो रिमोटली आप उसको देख सकते हैं। यहाँ तक मुमकिन है, और यहाँ तक सिल्वा ग्रेजुएट्स जो एक्सपर्ट होते हैं, जो अच्छे उसमें सीख पाते हैं, वो यहाँ तक देख सकते हैं कि दूसरे शहर या दूसरे मुल्क में जो इंसान बैठा हुआ है वो इस वक्त किस तरह के रूम में बैठा है, किस कलर के कपड़े पहन के बैठा है, वो यहाँ तक देखा जा सकता है। किसी के घर में इलेक्ट्रॉनिक्स टीवी किस मॉडल का है, ये देखा जा सकता है। बट इट्स नॉट बेनिफिशियल, दिस इज़ नॉट बेनिफिशियल, ये देखा जा सकता है। बेनिफिशियल सिर्फ ये है कि जहाँ आपने किसी की हेल्प करनी है, किसी का प्रॉब्लम सॉल्विंग करनी है, उसके लिए कोई नेसेसरी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप देख सकते हैं। ठीक है, सिल्वा कोर्स में इवन ये भी सिखाया जाता है कि इस वॉल में जो है कितने % जो है वो सीमेंट है, कितने % रेत है, क्या प्रोपोर्शन है। दिस इज अगेन, इसका फायदा नहीं है ना, दिस इज अगेन नॉट बेनिफिशियल, दिस इज नॉन कंस्ट्रक्टिव। इसकी ज़रूरत नहीं है। ज़रूरत इसकी सिर्फ ये हो सकती है कि आप कोई ऐसी चीज़ देख लें जो आपके लिए हेल्पफुल हो, आपके लिए भी हेल्पफुल हो, दूसरे के लिए हेल्पफुल हो। इसके अलावा ना हमें किसी के घरों में झांकने की ज़रूरत है, ना किसी का जहन पढ़ने की ज़रूरत है। सोचें अल्लाह ताला ने खुफिया इसलिए रखी हैं कि वो खुफिया ही रहनी चाहिए। बिल्कुल, बेशक। अगर आज सारी इस सब दुनिया के इंसानों की सोच एक दूसरे पर जाहिर हो जाए तो क़यामत आज ही हो जाए। आज ही हो जाए, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। कहते हैं कि सिल्वा के थ्रू आप अपनी बीमारियों का इलाज घर बैठे ही मुफ्त में कर सकते हैं, क्या सच में ऐसा होता है? जी बिल्कुल। एक तो सिल्वा में रिमोट व्यूइंग सिखाई जाती है, जैसा हमने भी बात की। फिर 4 डायमेंशन के आप क्रिएटर बनते हैं और फिर किसी की हीलिंग कर सकते हैं। ये 3 स्टेप प्रोसेस है। यानी इसमें एक लेबॉरेटरी टेक्निक होती है जिसका अभी हमने जिक्र नहीं किया अभी तक, कि आप एक स्पिरिचुअल एक वर्ड की अपनी लेबॉरेटरी बना लें, या एक उसको ऑपरेशन रूम आप कह सकते हैं कि आप एक रूम बना लेते हैं अपना, एक वर्चुअल रूम, एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड का, कि आप यहाँ बैठेंगे, वहाँ पे आपने फिर क्या करते हैं, फिर उसको वहाँ जाके आप मेडिटेट करते हैं। फिर आपने जिसकी हीलिंग करनी है उसको विजुलाइज़ करते हैं, उसकी लोकेशन या उसकी बॉडी में क्या प्रॉब्लम है उसको विजुलाइज़ करते हैं। यहाँ तक कि आप उसकी बॉडी के अंदर भी देख सकते हैं कि उसके हार्ट में आपको किसी न किसी तशबीहात की शक्ल में प्रॉब्लम नज़र आ जाएगा। फिर जब आप देख सकते हैं, फिर आप अपनी इंटेंशन से, अपनी एनर्जी से उसकी हीलिंग करते हैं। तो कहते हैं कि अगर आपने अपनी कोई ख्वाहिश पूरी करनी हो तो ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक से आप अपनी ख्वाहिश पूरी कर सकते हैं। क्या अपनी ख्वाहिश पूरी करना इतना आसान है कि आप पानी पियो और बैठे बैठे आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाए? बिल्कुल ठीक सवाल आपने किया। ऐसा सिंपल वर्ड्स में ऐसा पॉसिबल नहीं है कि एक गिलास आपकी सारी ख्वाहिशात पूरी कर देगा। लेकिन इस टेक्निक के पीछे साइकोलॉजी क्या है वो समझने की ज़रूरत है। पूरा सिल्वा कोर्स इस पे बेस है कि वो आपके माइंड को चेंज करे, आपके सबकॉन्शियस माइंड को ट्रेन करे कि वो आपके अंदर चेंजेस लेकर आए। ये किस तरह किया जाता है? विजुअलाइजेशन, एफर्मेशंस और टेक्निक्स के ज़रिए।
अब वही विजुअलाइजेशन या एफर्मेशंस की बात कर लेते हैं कि अब से मैं ऐसी मेरे अंदर तब्दीली आएगी, अब से मेरी लाइफ ऐसी हो जाएगी। यही चीज़ ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक के साथ की जाती है कि आप ग्लास ऑफ वाटर अपने सामने लेते हैं, अपनी जो विशेज़ हैं, जो अपनी एफर्मेशंस हैं, आप उसको रिपीट करते हैं पानी के गिलास के सामने, पानी उसको एब्जॉर्ब करता है, वो चीज़ आपके अंदर आ जाती है। ये कॉन्सेप्ट हमारे पास डेफिनेटली वेस्ट से आया है, होज़े सिल्वा ने बताया, वेस्ट से हमारे पास आया है। वो अपनी उनके विशेज़ पूरी करने के डिफरेंट तरीके हैं, तो ये वहाँ से हमारे पास आया है। बट इसके अंदर रियलिटी है, इसमें साइकोलॉजी है, इसमें स्पिरिचुअलिटी है। वो अच्छा। क्या है, इसको हम रिलेट करें अगेन स्पिरिचुअलिटी से, जो हम पानी दम करके पीते हैं, हाँ, हमारे अंदर शिफा आ जाती है। बिल्कुल। अगर आब ज़मज़म की बात करें, उसके बारे में तो हदीस पाक है, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आब ज़मज़म को जिस नीयत से पिया जाए वो नीयत पूरी होती है। तो ये कहाँ आ गया, ग्लास ऑफ वाटर टेक्निक आ गई। बेशक बेशक। उसका पर्पस, उससे होता क्या है, सिल्वा से या माइंड कंट्रोल या हिप्नोसिस से अफर्मेशंस आपके सबकॉन्शियस माइंड के अंदर उतरती हैं। वाटर के साथ वही चीज़ प्रोग्राम करके आप जब पीते हैं तो वो चीज़, वही चीज़ आपके जिस्म के अंदर भी, पूरे बायोलॉजिकल सर्किट के अंदर आपके चली जाती है। इससे आपकी इनर क्लींजिंग होती है। यूँ समझें, वो अफर्मेशंस पहले आपने अपने सबकॉन्शियस माइंड में डाली, अब अपने जिस्म के अंदर उतार रहे हैं अंदर तक। इट मैटर्स। इसी से हमें एक और बात पता चलती है, हम जो गुफ्तगू करते हैं, हम जो बातचीत करते हैं, स्पेशली जब हमने खाना सामने रखा हुआ है, जब हम खाना खाते हो जो गुफ्तगू करते हैं, पानी पीते हो जो गुफ्तगू करते हैं, हमारा खाना और हमारा पानी वही असर लेता है और वही हमारे अंदर उतार देता है। अच्छा। अगर हम खाना खाते हुए हम नेगेटिव बातें कर रहे हैं, नेगेटिव सोच रहे हैं, सोच के ज़रिए भी एनर्जी ट्रांसमिट होती है। हम डिप्रेशन को सोच रहे हैं, पास्ट को सोच रहे हैं, हम लोगों की गिबत कर रहे हैं, हम आपस में बैठ के एक फैमिली आपस में गुस्सा कर रही है, लड़ाई कर रही है, तो वही सारा कुछ उनका खाना और पानी अब्जॉर्ब करेगा और उनके अंदर वही चीज़ उतार देगा। क्या ये सच है कि काउंसलर टेक्निक से कोई रूहानी गाइड आपके पास आता है और सारी की सारी इन्फॉर्मेशन आपको आके खुद ही दे देता है? सिल्वा माइंड कंट्रोल में एक टेक्निक सिखाई जाती है, एक लेबॉर्ट्री टेक्निक, जिसका हमने मुख्तसर सा जिक्र किया था। हर इंसान एक अपनी लेबॉर्ट्री बनाता है जो उसका ऑपरेशन रूम होता है। उसने जो भी अपना माइंड वर्क, स्पिरिचुअल वर्क, 4 डायमेंशन क्रिएशन करनी होती है, वहाँ जाके करता है। किसी के जहन में उसने कोई पैगाम पहुँचाना है, टेलीपैथी करनी है, हीलिंग करनी है, वो वहाँ जाके करता है। इस लेबॉर्ट्री को बनाने का या उसमें जाने का मकसद ये होता है कि आपकी अल्फा स्टेट ट्रांसफॉर्मेशन ज़्यादा प्योर हो जाए। इसको सूफिज़म से रिलेट करूँ तो इसको स्पिरिचुअलिटी कहते हैं, आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन कहते हैं इसको। अगर कोई शख्स यहीं बैठ के कोई क्रिएशन कर रहा है तो शायद ये इतनी इफेक्टिव ना हो, लेकिन वो अगर आउट ऑफ बॉडी मेडिटेट करके किसी दूसरी जगह जाके वहाँ एसोसिएटेड व्यू में बैठ के अगर वही काम करे तो ज़्यादा इफेक्टिव है। रीज़न कि उसका सबकॉन्शियस माइंड बॉडी से डिटैच हो जाएगा। जितना डिटैच होगा उतना अच्छा क्रिएटर बनेगा और उतना अच्छा वो एक्शन कर पाएगा। लेबॉर्ट्री का ये मकसद होता है, आउट ऑफ बॉडी मेडिटेशन, क्रिएटिविटी को प्योर बनाने के लिए, इफेक्टिव बनाने के लिए। फिर उस लेबॉर्ट्री या ऑपरेशन रूम में क्या किया जाता है, एक चीज़ सिखाई जाती है सिल्वा में कि कोई से 2 अपनी मर्ज़ी के लोग आप उनको अपना काउंसलर बना लें, असिस्टेंट बना लें, एडवाइज़र बना लें, चाहे वो आपकी ज़िंदगी के जानने वाले कोई लोग हों। अच्छा, कोई भी आम से लोग, ठीक है, अपने फैमिली मेम्बर्स, दोस्त, किसी को भी बना लें। उनको आप वहाँ पे बुला लें। जब भी आप वहाँ जाएँ तो आप या उनको आवाज़ दे के बुला लें या वो पहले से वहाँ मौजूद हों। वो आपके हेल्पर्स हैं, वो आपकी हेल्प करेंगे। आप उनसे इन्फॉर्मेशन पूछें, कोई इन्फॉर्मेशन पूछें तो वो आपको आंसर करेंगे। कोई आपने किसी की हीलिंग करनी है ना, तो आप कोई 2 बेस्ट डॉक्टर्स को अपना काउंसलर बना लें, ठीक है। वो आपके उस रूम में आएंगे, वो आपको गाइड करेंगे और आप उसके मुताबिक हीलिंग करेंगे। वो बताएंगे प्रॉब्लम क्या है, कहाँ है, आप उसके मुताबिक हीलिंग करेंगे, तो उससे हीलिंग होती है। ये चीज़ इफ़ेक्ट इस तरह करती है कि पहले आप आउट ऑफ बॉडी मेडिटेट करके एक लेबॉर्ट्री या एक स्पिरिचुअल वर्ल्ड में चले गए, वहाँ आपने किसी को बुलाया और उससे इसको हम मेडिटेशन कहते हैं, मराकबा कहते हैं। मराकबे में आप दुनिया के किसी भी इंसान से कोई इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। जो लोग इस दुनिया में मौजूद हैं, बुज़ुर्ग हैं, जो इस दुनिया से जा चुके हैं, इवन नॉन लिविंग बींग्स, आप दरख्तों से बात कर सकते हैं, आप पत्थरों से बात कर सकते हैं, एनीथिंग कैन टॉक। आप अगर अपने आप को प्रैक्टिस कर लें कि उनसे इन्फॉर्मेशन आपने कैसे लेनी है, या दूसरे लफ्ज़ों में ये कह लें कि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपका काउंसलर बन जाता है, आपको सब कुछ इन्फॉर्मेशन देता रहता है। तो इस काउंसलर एक्सरसाइज का मकसद ये होता है कि आपको ये ट्रेन करना कि 4 डायमेंशन या स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आपने किसी से इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है। जब कोई भी इंसान इस चीज़ को प्रैक्टिस करना शुरू करता है, स्टार्ट में तो उसकी अपनी उसकी थॉट्स होती हैं जो उसको इन्फॉर्मेशन दे रही होती हैं। अपनी थॉट्स और एक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिक्स होकर आ रही होती है।
इंसान नहीं उसको एग्जैक्ट कर, प्रैक्टिस से आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ एक्चुअल होना शुरू हो जाती है कि एक्चुअल इन्फॉर्मेशन आपके पास आना शुरू हो जाती है। इंट्यूशन, किसी से आप इन्फॉर्मेशन लेते हैं। स्पिरिचुअलिटी में इसको सिखाया जाता है कि आपने किसी स्पिरिचुअल एंटिटी से इन्फॉर्मेशन कैसे लेनी है, बुज़ुर्गों से आपने रहनुमाई कैसे लेनी है, या आपका ये मसला कैसे हल होगा, वो आपको पास्ट फ्यूचर कोई स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हैं। तो इस एक्सरसाइज का मकसद आपका वो वाला सिस्टम एक्टिवेट करना होता है कि आप स्पिरिचुअल वर्ल्ड में किसी से भी गाइडेंस इन्फॉर्मेशन कैसे ले सकते हैं। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। सुनो पॉडकास्ट के बहुत से ऐसे व्यूवर्स हैं जिन्होंने अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं किया, और अगर आप समझते हैं कि मेरे इस पॉडकास्ट से आपने कुछ सीखा या फिर समझा, तो अभी सुनो डिजिटल चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं इसी तरह का वैल्यूएबल कंटेंट आप सब लोगों के लिए लाती रहूं।